तो ज्योग्राफी ज्योग्राफी के QS3 में आपके क्वेश्चंस रहेंगे अराउंड 60+। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पिछले दो पार्ट्स में हमने अराउंड को मिला के अराउंड 150 क्वेश्चंस कर रखे हैं। ये 150 क्वेश्चंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा मतलब आपके हर सब्जेक्ट के अराउंड 1000 के अराउंड क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। मतलब फैक्ट्स को थोड़ा इधर उधर ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके भेज दिया जाता है। मतलब कवरिंग दूसरी होती है लेकिन इंटरनल कंसेप्ट एक ही होते हैं, जैसा ओवेस ने ग्रुप में बताया था। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। और आपको मैक्सिमम फैक्ट्स को है ना कोरिलेट करना आना चाहिए। तो चलो, अब आज के क्यूएस में क्या हुआ कि आज के क्यूएस में हम बायोज्योग्राफी जो वो है उसका पार्ट लेंगे, और प्लस थोड़ा सा इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट भी लेंगे। हालांकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कुछ कुछ पार्ट आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, और पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स वगैरह ये सब हमने कवर कर चुके हैं। तो और साथ में ट्रांसपोर्ट हाईवेज वगैरह। तो आई होप कि कुछ कुछ चीजें आपको आएंगी, कुछ जो नहीं आएंगी वो हम क्वेश्चंस के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। शुरू किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes. क्वेश्चन वन। Which of the following industrial regions are classified as major industrial regions? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात की गई है। माइनर भी होते हैं कंट्री में, मेजर भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बताइए कौन कौन से मेजर की कैटेगरी में आते 1, 3 and 4, sir. हैं? Charlie. 1, 3 and 4। देखो, गुड़गांव दिल्ली, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ रीजन जो है ये आपका मेजर की कैटेगरी में आता है। प्रयागराज वाराणसी मिर्जापुर रीजन ये आपका माइनर की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और नॉर्दर्न मालाबार रीजन है ये भी आपका माइनर की कैटेगरी में आता है। लेकिन कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन ये अगेन आपका मेजर की कैटेगरी में आता है। तो आंसर विल बी 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं वो इनमें से कौन सी एक्टिविटीज के साथ में एसोसिएटेड रहते हैं? आपने टर्म सुना होगा, ब्लू कॉलर वर्कर, व्हाइट कॉलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर्स। तो ब्लू कॉलर वाले कौन से होते हैं? Primary activities. प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में तो भाई आपके रहते हैं रेड कॉलर वाले, जो बाहरी काम ज्यादा करते हैं। मतलब कि जैसे हो गया ना, फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब आपके रेड कॉलर यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाते हैं। आपको एक्टिविटीज तो कैटेगरीज तो पता ही होंगी। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शरी हो गया, क्वार्टरनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी एक्टिविटीज होती हैं उनके बेसिस पे। तो प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद रेड कलर। ब्लू कलर किसके साथ में रहता है? ब्लू कॉलर आपका रहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के साथ में। सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, जो फैक्ट्री वर्क्स वगैरह होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले काम होते हैं, उनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है। फिर आते हैं आपके क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट इस तरह के काम आते हैं। और क्विनरी एक्टिविटीज होती हैं, इसमें स्ट्रेटेजी बेस्ड, थिंकिंग बेस्ड, डिसीजन मेकिंग वाली ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। Consider the following statements. Brown coal is used as a fuel in steam electric power generation. आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो ब्राउन कोल जो है फ्यूल की तरह यूज होता है स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में। ट्रू और फॉल्स? At 2 and 3. एक ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को। ब्राउन कोल को हम जनरली लिग्नाइट भी बोलते हैं, लिग्नाइट टाइप ऑफ False. Well, फॉल्स है। भाई लिग्नाइट टाइप का जो कोल होता है, जो सबसे इंफीरियर क्वालिटी का होता है, वही तो स्टीम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में यूज किया जाता है। लोएस्ट रैंक का कोल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका कार्बन कंटेंट 25 से 35% होता है, सर इसीलिए पीट इसको। लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रासाइड होता है सर, बट अच्छा वाला यूज होगा ना सर, मतलब स्टीम इंजन में तो सर। भाई अच्छा वाला क्या चीज होगा? वो तो बहुत महंगा होगा ना। बहुत महंगा होगा, बहुत कम स्मोक देता है। लेकिन डीजल इंजन, स्टीम इंजन इस टाइप में, सॉरी स्टीम इंजन और बाकी जो कोल रिलेटेड एक्टिविटीज होती है इंडस्ट्रीज में, वहां तो इंफीरियर क्वालिटी का यूज किया जाता है, बल्क में यूज किया जाता है। ओके सर। ठीक है। तो दिस इज ट्रू। दूसरा, बिट्यूमिनस कोल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन एंथ्रासाइट। फॉल्स।
बिल्कुल, एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का होता है, बिट्यूमिनस उससे कम क्वालिटी का होता है, तो दिस इज फॉल्स। बिट्यूमिनस कोल हैज द फ्यूएस्ट impurities एंड हायर कार्बन कंटेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कोल। कैसे? सही है सर। और अभी बोला ना इसमें एंथ्रासाइट में सबसे नहीं अच्छा होता है तो बिल्कुल, नहीं। ये भी प्रॉपर्टी जो है वो एंथ्रासाइट की है, ठीक है, यस ये सर। बिट्यूमिनस की नहीं है। यस सर। तो ये भी आपका फॉल्स होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली। Question number 4. Which of the following given condition is or are not an ideal condition for the good harvest of wheat? Wheat की हार्वेस्टिंग के लिए जब आपकी गेहूं की कटाई होती है तो उसके लिए इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो आइडियल कंडीशन नहीं है? पहला, इट रिक्वायर्स अ रेनफॉल ऑफ 75 टू 100 सेंटीमीटर। आइडियल कंडीशन और नॉट? False, sir, false. फॉल्स। बिल्कुल सही। आपको जो बारिश चाहिए होती है वो चाहिए होती है 50 टू 75 सेंटीमीटर। 75। 75 टू 100 तो ज्यादा हो जाएगी उसके लिए, ठीक है। तो ये हाँ, उसके बाद लाइट लोमी सॉइल। True. बिल्कुल सही, लाइट लोमी सॉइल जो होती है वो आइडियल कंडीशन में आती है। नेक्स्ट इज विंटर टेम्परेचर ऑफ 10 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड समर टेम्परेचर ऑफ 21 सेल्सियस टू 26 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग राइपनिंग। फॉल्स। ट्रू। False. फॉल्स। यस सर। Only true, sir. True. True. हाँ ट्रू। ट्रू। तो ये भी आपका ट्रू है, तो इसमें से आपका आंसर होगा वन ओनली, मतलब ये आइडियल सिचुएशन कंडीशन नहीं है वीट की कटाई के लिए। अब कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात की गई है और मिनरल ओर्स के बारे में पूछा कि भाई कौन सी मिनरल ओर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं यूपीएससी में। तो कालाहांडी और संबलपुर जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं इस मिनरल ओर के, ठीक है, ये जगह है दो। उसके साथ साथ ये लेटेराइट रॉक्स के साथ में एसोसिएटेड रहता है, ऑकरिंग एक्सटेंसिवली ईदर ऑन द प्लेट्यू और हिल रेंजेस ऑफ पेनिसुलर इंडिया एंड ऑल्सो इन द कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री। प्लस ये स्पेशलिटी नहीं है मिनरल की, लेकिन इसके अंदर एक रॉक होती है जिसमें जनरली हाइड्रेट्स होते हैं, वो अकर होते हैं। तो भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं? बॉक्साइट। बॉक्साइट Bauxite. के बारे में। तो कौन से हाइड्रेट के फॉर्म में ऑकर होता है ये? एल्यूमिनियम। कौन सा? Aluminium. बिल्कुल, Aluminium. एल्यूमिनियम की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए है आपका बॉक्साइट यूज किया जाता है, ठीक है। ये ये जो सारी लोकेशंस है, मतलब कि जो प्लेट्यू और हिल रेंजेस है पेनिनसुला इंडिया के, कोस्टल ट्रैक्ट्स है, यहाँ पर पाया जाता है। और कालाहांडी संबलपुर जो है वो लीडिंग आपके प्रोड्यूसर्स हैं उड़ीसा के अंदर में। और क्या था, एक सेकेंड, हाँ, जो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है, तो इट इज बॉक्साइट। Next, one of the important achievements of the Indian Railways has been the construction of the Konkan Railway in 1998। ये एक 760 किलोमीटर लंबा रेल रूट है जो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ता है। तो भाई कौन सा जो स्टेट है वो कोंकण रेलवेज नेटवर्क का पार्ट नहीं है? डी सर, Maharashtra, sir. तमिलनाडु। Maharashtra. तमिलनाडु। तमिलनाडु। महाराष्ट्र तो कोंकण एरिया तो पड़ता ही उसमें, वेस्टर्न घाट्स वाला। तमिलनाडु इट इज। Consider the following statements. Ferry ports are exclusively concerned with the transportation of passengers and mail across water bodies covering short distances। तो आपको बताना है कौन सा सही है। तो दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू सर। ट्रू। True. बिल्कुल सही। नेवल पोर्ट्स आर पोर्ट्स विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ट्रू। बिल्कुल, ये भी सही है। ट्रू। तीसरा, एंट्रीपेड पोर्ट्स जो होते हैं आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर इंपोर्ट। इंटरप्रेट पोर्ट्स पता नहीं सर। देखो भाई, ये पूरा सही है लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट की जगह एक्सपोर्ट होना चाहिए। ये बेसिकली कलेक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग देशों का माल जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो वहाँ जगह जगह से लाके कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी, बाहर से जो आता है।
नहीं सॉरी यार, मैं भूल जाता हूँ मैं। बाहर जाता है जो बाहर जाता यहाँ है से जो, ठीक है। जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कई बार मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो इसमें आपका होगा 1 and 2 1 ओनली, ये 1 and 2। फॉल्स। फिर लाइक लिंगराज इसमें टेम्पल जो है वो न्यूज में था ड्यू टू सम रीजन। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन इसमें, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिव सॉरी। ट्रू ट्रू। True. ट्रू। इट इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ द कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही। तो ये न्यूज में बेसिकली क्यों था कि एक ऑर्डिनेंस आया 2020 में, लिंगराज टेम्पल ऑर्डिनेंस 2020। उसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि इस टेम्पल में हम चेंज मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो कर सकते हैं, और जो बाकी एक्टिविटीज हैं वो भी हम मैनेज करेंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीच में उसमें रोक लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। किसने इंट्रोड्यूस बीच में किया? एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बीच में बोला कि भाई हमने एक एक्ट लेके आया था पहले। एक्ट का नाम था एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड सॉरी हाँ एंड आर्कियोलॉजिकल, नहीं, एंशियंट मॉन्यूमेंट आगे क्या था, एएम यस, आर्कियोलॉजिकल, हाँ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, एमएसआर। ये एक्ट लेके आए थे वो लोग अराउंड 1958 समथिंग में, इनका जो है वो एक्ट आया था। इस एक्ट के हिसाब से कुछ 12 मॉन्यूमेंट्स थे जो कंट्री में कवर किए थे, जिनमें कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दखलंदाजी नहीं कर सकती, ठीक है। जो रिपेयर होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, वो सिर्फ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अंडर में हो सकता है, ठीक है। जी सर। फिर which of the following categories of land use have registered an increase in the area under them due to land use changes in country? तो भाई कौन सी कैटेगरीज के जो लैंड हैं उनमें उनके एरिया में इंक्रीज आया है, जो भी लैंड यूज चेंजेस हो रहे हैं कंट्री में उसके हिसाब से, बताइए। सर इकोनॉमी में फैलो चेंज आया है। लैंड्स क्या होता है? मैंने आपको उसी से बता चुका है पहले, ये सवाल अभी मत पूछो। सॉरी सर। ये सब मैंने बायोज्योग्राफी में आपको बताया, क्वेश्चन के दौरान सवाल मत पूछो यार। फैलो लैंड, अदर देन फैलो लैंड, इन सब की कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी। कौन सा 2 साल के लिए छोड़ा जा रहा है, कौन सा 5 साल के लिए छोड़ा जा रहा है, कौन सा 1 साल के लिए छोड़ा जा रहा है, उस सबको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देखो इसका मैं बताता हूँ। इसमें दो कैटेगरी के भाई आपके जो लैंड हैं, एक तो एरिया अंडर फॉरेस्ट और नेट सोन एरिया। ये दो एरिया हैं, इनमें लैंड यूज चेंजेस आए। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी 40-50 साल में बढ़ी है, चेंज हुई है, इकोनॉमिक पैटर्न बढ़ा है, उसके हिसाब से एरिया अंडर फॉरेस्ट जो है वो कम होता गया है। नेट एरिया जोन जो है वो भी कई हद तक हम देखा जाए तो फिर क्या बोलते हैं, मेरे ख्याल से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। फैक्ट्स वगैरह देखें तो उसमें शायद बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जंगल वगैरह कम हो रहे हैं और एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, कमर्शियल लैंड जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सर बैरन एंड वेस्टलैंड, एरिया अंडर पास्चर्स एंड फैलो लैंड इस कैटेगरी में नहीं आते। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? बट सर इसमें ये क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि मतलब इनमें से कौन से लैंड का एरिया बड़ा है। तो सर एरिया अंडर फॉरेस्ट तो मतलब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है सर, एरिया अंडर फॉरेस्ट तो कम नहीं हो रहा सर। रजिस्टर्ड एंड इंक्रीज इन द, नहीं वो तो कम हो रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है वो भी तो देखो ना। गवर्नमेंट ने एक तरीके से कमिटमेंट ले रखा है कि भाई हमें जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है उसको इंक्रीज करना है, एटलीस्ट 33% तक करना है। इतने सारे मिशन चल रहे हैं, इतने सारी स्कीम्स चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाई क्या बोलते हैं, जो ईजेड होते हैं, इकोनॉमिक जोन्स है, सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन्स, उनको बना रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। गवर्नमेंट अलग अलग एरियाज को डिमार्केटेड जोन्स घोषित कर रही है। तो इस सब एक्टिविटीज के अंदर जो एरिया फॉरेस्ट के अंदर है वो तो लगातार थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है ना। सर बढ़ रहा है कमर्शलाइजेशन हो पर रहा अभी है, स्टैटिस्टिक्स कमर्शलाइजेशन के हो रहा है। अकॉर्डिंग तो सर बड़ा थोड़ी है सर। क्या? सर बढ़ रहा है अभी बड़ा मतलब एज ऑफ नाउ अभी बड़ा थोड़ी है सर स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग सर, अभी तो मतलब वैसा ही है ना सर। ये तो स्टैटिस्टिक्स के अंडर मतलब ये प्रिडिक्शंस है सर। प्रेडिक्शन कैसे है? मतलब कि ये बढ़ेगा, पॉसिबल मतलब बढ़ेगा बढ़ नहीं, सकता है इसमें नहीं बढ़ इसमें सकता पैटर्न सर। में पूछा गया है कि भाई इसमें किसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। किसमें आपको क्या बोलते हैं, जो शेयर है लैंड यूज कैटेगरी का, उसमें क्या क्या बढ़ोतरी हो रही है। जैसे अगर हम नेट एरिया जोन की बात करते हैं, तो वो अगर 1950 के हिसाब से देख लिया जाए तो उस टाइम पे हुआ करता था तकरीबन 41, अभी कितना है, अभी है 45 के करीब,
तो इसमें आपका इंक्रीज हुआ है। ठीक है, एरिया अंडर फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बोलते हैं, कितना था ये, हाँ, ये आपका पहले था तकरीबन 17 या 18% था। अब ये अराउंड आपका 23 से लेकर 24% तक पहुंच चुका है। ये पूरा जो क्या बोलते हैं चेंज आया है, ये 40-50 साल का चेंज है पूरा। ओके सर। ठीक है, यू कैन गूगल देम ऑल्सो, आप जाके देख लेना इन सारी कैटेगरीज का, आपको एक्यूरेट मतलब यही कुछ रिजल्ट मिले। जी सर। नेक्स्ट, consider the following statement with the reference to the cropping intensity CI। क्रॉपिंग इंटेंसिटी की हम बात कर रहे हैं तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया। ट्रू और फॉल्स? बताइए बताइए। बताओ तो यार कुछ। ट्रू सर, गेस कर रहा हूँ। True. ट्रू है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया नेट सोन एरिया होता है, उसी का जो भाई आपका रेशियो होता है वो होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। नेक्स्ट, द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली इफ वी डिप्लॉय टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम लिमिटेड लैंड। लेबर की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं आउटपुट बढ़ाने के और लिए जो आपका लिमिटेड फॉल्स सर। एरिया होता है। फॉल्स। फॉल्स कैसे हुआ? सर True. टेक्नोलॉजी False. विद ट्रू है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ाते हैं, हम हाई वैरायटीज जो यील्डिंग सीड्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीजें वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें जो लेबर की डिमांड है वो भी बढ़ती जाती है। अगर आपने देखा होगा कि पंजाब और हरियाणा वाले जो इलाके हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, प्रोडक्शन आउटपुट बढ़ा रहे हैं जमीनों से। ठीक है, तो लेबर की जरूरत भी वहाँ बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो लेबर की तो डिमांड ये भी धीरे लिमिटेड धीरे। लैंड है ना, क्या? एक्सटेंसिव फार्मिंग है, लिमिटेड लैंड है, तो टेक्नोलॉजी के साथ लेबर डिक्रीज होगा। नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी के साथ में लेबर डिक्रीज नहीं होगा इसमें। सर ये तो मतलब बहुत जेनेरिक सी बात है ना सर, मतलब कि मशीन रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स सर, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उससे ह्यूमन एफर्ट्स कम लगेंगे ना सर। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है, हम उस टेक्नोलॉजी का एकदम हाई, मतलब टेक्नोलॉजी मत समझो कि भाई हमने एकदम ही अमेरिका की तरह यूएसए की तरह जो प्रेरीज वगैरह में होता है उस तरह के जो क्या बोलते हैं उसे इनपुट्स दे दिए हैं। ये उस तरह के इनपुट्स की बात नहीं हो रही है, ये इंडिया के लेवल पे देखा जाए जो रूरल इकोनॉमी में इनपुट्स यूज होते हैं आपके, हाई वैरायटी सीड्स हो गए, थोड़ा इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ये उस तरह की टेक्नोलॉजी और मशीनरी की बात हो रही है। बट सर फिर भी अगर एक खेत में एक ट्रैक्टर आ जाएगा तो सर बैल का, और जो उसको बैल को लेके चलता है, हल लेके चलता है बंदा, सर उसका तो काम भी तो बैल आसान भी हो एक तो जाएगा बैल सर। हल भी एक ही इंसान चलाता था, ट्रैक्टर भी एक ही इंसान चलाएगा। अरे ठीक है, सर मतलब जल्दी होगा ना काम सर। नहीं काम इजी हुआ है, लेकिन जो लेबर है उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। जो स्किल्ड लेबर है, जो स्पेशलाइज्ड लेबर है, उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आप जो है आउटपुट निकाल रहे हो उसी लिमिटेड लैंड से, उससे आप ज्यादा आउटपुट ले रहे हो, तो भाई अगर ज्यादा आउटपुट लेना है तो आपको लेबर जो है वो बढ़ाना ही पड़ेगा। वो स्पेसिफाइड उतने लेबर में नहीं हो पाएगा काम। ये एक्सटेंसिव फार्मिंग का एग्जाम्पल नहीं है। ये एक्सटेंसिव फार्मिंग, ये समवॉट बिटवीन एक्सटेंसिव और जो आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, आई बिलीव ये उसके बीच का कुछ है। ठीक है, एंड वी कैन ओके। डिबेट ऑन दिस, कर सकते हैं बाद में। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आ गया, बताइए कौन कौन से फीचर्स है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग आपको पता है ये डेंसली पॉपुलेटेड जो 3. एरियाज होते हैं वहां किया जाता है। ठीक है, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इससे सर क्या वन क्या टू एंड एविडेंसेस फोर निकल। वन वन टू वन टू एंड टू फोर। एंड फोर हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, बिल्कुल सही। यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, जैसे मैंने बताया डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, खासकर एलुवियल प्लेन्स वाले इलाके, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है एक ही जमीन पे। दूसरा, लेबर इंटेंसिव, तो भाई यहाँ पे भी आपके हाई प्रोडक्शन यूज करने के लिए आपकी लेबर ज्यादा यूज की जाती है।
मशीनरी जो है वो इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती, तो थर्ड वाला गलत रहेगा। और हाई यील्ड पर यूनिट एरिया विद लो पर लेबर प्रोडक्टिविटी, यहाँ पर भी लेबर ज्यादा यूज होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी कम होती है, और हाई यील्ड पर यूनिट एरिया जो है वो निकालने की कोशिश की जाती है। तो 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड एज अ वेट लूजिंग रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री जो है वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल कैटेगरी में आती है, मतलब रॉ प्रोडक्ट जो होता है उससे जो फाइनल जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनता है तब तक उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। आयरन एंड कोल होगा वैसे तो, बट आयरन एंड स्टील। आयरन स्टील तो करता है। मल्टीपल पूछे गए हैं। तो केमिकल 1 5 आयरन एंड 1 स्टील भी होगा आपका 3 भाई, आयरन एंड स्टील भी होगा। जो आपकी पल्प इंडस्ट्री होती है वो भी होगा आपका। और शुगर मिल्स इंडस्ट्री भी मैंने आपको बताया था, शुगर केन जब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उसका जो सक्रोज कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, उसका वेट क्या है, कम हो जाता है। इट विल बी 1, 2 एंड 3। सर पेट्रोकेमिकल्स नहीं होगा सर, मतलब नहीं, बाकी पेट्रोकेमिकल्स जब नहीं है। प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं तो पेट्रोकेमिकल, वो कम होता रहता है। पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज जनरली मार्केट्स के आसपास ही बनाई जाती हैं। ट्रांसपोर्ट जो क्रूड ऑयल का होता है ना वो उससे क्या होता है कि बहुत आसानी से हो जाता है। लाइक अगर आप देखोगे तो कुछ जैसे बरौनी की रिफाइनरी होगी, मथुरा की रिफाइनरी होगी, गेल वगैरह हो गई, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इजी है, पाइपलाइंस वगैरह बना रखी हैं। ठीक है, और पोर्ट्स वगैरह के आसपास भी कई सारी हैं। तो भाई इनमें जो होता है वो वेट लूजिंग वाला सिनेरियो नहीं आता है। सर यहाँ पे मतलब वेट लूजिंग वाला इन ट्रांजिट बात की गई है कि ट्रांजिट के दौरान वेट लूज होता है वैसा। सबकी बात की गई है, मतलब ओवरऑल सारे फैक्टर्स कवर किए गए हैं, ट्रांजिट भी किया कवर किया गया है। और उसके साथ साथ रॉ से अगर मैन्युफैक्चर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें भी जो लॉस हो रहा है वो भी काउंट किया जा ओके रहा सर। है। फिर आते हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं पॉपुलेशन के, गांव से शहर, शहर से मेट्रोपॉलिटन वगैरह, तो उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछा गया कि भाई कौन सा सही है। इट कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एनी एरिया। ट्रू। ट्रू। बिल्कुल सही। The lower birth and death rates are characteristics of urban, industrial, and literate societies. फॉल्स। False कैसे? ट्रू। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। कहीं भी हाई बर्थ रेट्स हैं, हाई डेथ रेट्स हैं, लो बर्थ रेट्स हैं, लो डेथ रेट्स हैं, उससे हमें पता चलता है कि भाई सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हो रहे हैं। अर्बन, इंडस्ट्रियल, लिटरेट सोसाइटीज ये चेंजेस बताते हैं डेमोग्राफी। ठीक है, इसके बाद इट एक्सप्लेन्स डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन 2 स्टेजेस। ये समझ नहीं आया सर स्टेटमेंट। देखो, अलग अलग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या होती हैं, आपकी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पहली स्ट्रेटेजी, सॉरी पहली जो स्टेज होती है, इट इज लाइक जहां पर बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होगी। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या होगा, मोर्टिलिटी भी हाई होगी। समझ लीजिए आज से 30-40 या उससे पहले वाला टाइम, हमारे फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स का टाइम, बहुत बच्चे पैदा होते थे लेकिन डेथ रेट भी हाई थी। 10 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, 3 या 4 हैं वो सरवाइव कर रहे हैं। ये हो गई आपकी पहली स्टेज। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपकी दूसरी स्टेज आती है। दूसरी स्टेज में क्या होता है कि भाई कोई पैंडेमिक आ गई या फिर मतलब बच्चे मैक्सिमम मर रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो फर्टिलिटी क्या होती है, आप फिर भी मेंटेन करके रखते हैं लोग कि भाई नहीं, हमें ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं क्योंकि बच्चे कम हमारे हो रहे हैं। तो फर्टिलिटी जो है वो आपकी टॉप पे रहेगी, लेकिन जो मोर्टेलिटी रेट है वो आपकी धीरे धीरे कम हो गई है क्योंकि इंप्रूव्ड मेडिकल कंडीशंस, इन सब की वजह से। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक और, हाँ, इसमें एक और स्टेज रहती है, तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या रहता है, तीसरी स्टेज में आपकी फट, अब लोग सोचते हैं कि भाई बच्चे तो हमारे जो हैं वो बच रहे हैं, अगर हम 10 पैदा कर रहे हैं तो 10 में से 9 तो बच ही रहे हैं। ठीक है, वो बढ़ गया। तो अब वो लोग क्या करते हैं, उनकी फर्टिलिटी धीरे धीरे वो डिक्लाइन करने लगते हैं। वो क्या बोलते हैं, बच्चे पैदा कम कर रहे हैं, बच्चे दो ही अच्छे। ठीक है, 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज्यादा बवासीर, इस टाइप का फिनोमेना आ जाते हैं। तो फर्टिलिटी कम हो रही है, और क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट है वो तो ऑलरेडी मेडिकल कंडीशंस की वजह से कम है। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो आपके 3 स्टेजेस ले। ठीक है। सर ये सेकंड पॉइंट पे सर
जो 2011 के सेंसस थे जो पाथफाइंडर्स में प्रिंटेड है सर उसके अकॉर्डिंग मतलब मैंने फॉल्स क्यों बोला था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज है वहां पे सर डेथ रेट कम रजिस्टर हुई है, मतलब लोअर डेथ रजिस्टर हुई है सर वैसे एज कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज। रूरल से जो रूरल गांव वगैरह ग्रामीण वगैरह जो एरियाज है सर वहां पे डेथ रेट और ये सब काफी कम रहा है सर, तो मैंने उस इसमें कहाँ हिसाब से। कम रहा है, वहां तो सबसे ज्यादा रहता है। जो मेडिकल कंडीशंस वहां पर प्रॉपरली अवेलेबल नहीं रहती हैं भाई, शहर से गांव से शहर आने में, जिला अस्पताल तक आने में कितनी सारी फीमेल्स की डेथ हो जाती है अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं। कितनी होती हैं जो रास्ते में ही बच्चों को जन्म दे देती हैं, कितनी सारी कंडीशंस होती हैं, रोड खराब होती है, टाइम पे ये सब नहीं हो पाता है। अगर आप देखोगे, एक परसेप्शन को छोड़ो, जो जनरली परसेप्शन हमने बना रखा है कि गांव की जो लाइफ होती है, गांव की जो मतलब लोग होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, अगर आप देखोगे अभी के कंडीशन में, तो गांव के जो लोग हैं बेचारे हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। 40+ एज अगर उनकी होती है तो वो 50+ या 60+ दिखने लगते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने शरीर से बहुत ज्यादा वर्क किया है। ऐसा रिजल्ट मेडिकल कंडीशंस भी नहीं है, प्रॉपरली चेकअप नहीं होते, प्रॉपरली ये नहीं होता वो नहीं होता, और अनटाइमली डेथ्स वगैरह होती है। तो जो जनरल परसेप्शन हम लोगों ने बना रखा है उसको छोड़ो, एंड जो प्रॉपर फैक्ट्स है, जो सिनेरियो है, स्विच टू दैट। समझे? ऑलराइट सर। चलो आगे बढ़ते हैं। These types of industries are heavy industries, often located near coal fields and engaged in metal smelting, heavy engineering, chemical manufacture और textile production। किस तरह की इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं? स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज, वो अगेन क्या होता वापस है? गेस कर सकते वो हैं। क्या होता है? जो मतलब स्मोक से रिलेटेड हो सर कहीं ना कहीं, क्योंकि कोल फील्ड्स वगैरह की बात की गई है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ सर। ये बेसिकली आपकी आ जाती हैं हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में। ठीक है, एक सेकेंड। हैवी इंडस्ट्रीज, फुटलूस तो नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है। ये आपकी हैवी इंडस्ट्रीज की कैटेगरी में आ जाती हैं, जो कोल फील्ड्स के आसपास लोकेटेड है, मेटल स्मेल्टिंग, हैवी इंजीनियरिंग, केमिकल मैन्युफैक्चर, टेक्सटाइल प्रोडक्शन, इन सब के रिलेशन में रहता है। ठीक, स्मोक स्टैक मतलब ये अपनी जगह से ज्यादा हिल नहीं सकती। ठीक है, स्मॉल स्केल हमें पता है, हाईटेक हमें पता है, फुटलूज क्या होता है, कोई बताएगा? अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा फुटलूज का, अगर आप बता दो तो फिर सॉल्व कर लोगे आराम से। फुटलूज इज बेसिकली द टाइप ऑफ बस इंडस्ट्री जो कि जो, रिलोकेट हो सकती है। हाँ, जो कहीं भी रिलोकेट हो सकती हैं आराम से, जिनमें भाई एकदम उनको कंसोलिडेशन नहीं चाहिए कि भाई यहाँ पर जम गई तो जम गई। ठीक है, उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं मार्केट वगैरह में। तो फुट लूज मतलब पैर उनके ढीले हैं, कहीं भी पहुंच गए। नेक्स्ट, कल्टीवेशन ऑफ राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्लेई बैक सॉइल इन विच वाटर कैन रिमेन स्टैंडिंग इज आइडियल फॉर राइस। आपको बताना है कौन से सही है। पहला वाला ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू है सर। ट्रू। ट्रू कैसे? क्ले ही नहीं होगा, तो कौन सा होगा? मतलब ब्लैक सॉइल क्ले नहीं होगी। क्लेई एलुवियल सॉइल होगी। दिस हम्म इज फॉल्स। It requires it requires moderate temperature and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter. ट्रू। हाई टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है भाई, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हाई ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। एनुअल रेनफॉल भी इसे कितनी चाहिए होती है? 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होती है क्या? 100 चाहिए थे। हाँ, 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए होती है। और जहां नहीं होती वहां पर आपको इरिगेशन अच्छा चाहिए होता है। ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इज अंडर राइस कल्टीवेशन। ये तो ट्रू ही है सर। बिल्कुल सही, स्टेपल डाइट है इंडिया में बहुत लोगों की, मेजर, हाँ, तो 3 ओनली। फिर उसके बाद कंसिडर फॉलोइंग साइट्स: भुवनेश्वर, पटना, वाराणसी, जयपुर, कोटा। नेशनल हाईवे नेटवर्क जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में आता है, इनमें से कौन सी सिटीज के थ्रू पास होता है? दिल्ली से। सर सी होगा क्या, 1, 3 and 4?
भुवनेश्वर से होता है, वाराणसी से होता है एंड जयपुर से होता है। पटना से नहीं होता, कोटा से नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेयर्स। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे आ सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक एनएच दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये इस एरिया में ऑपरेट करता है या नहीं। इसके कन्वेंशंस वगैरह मैं आपको ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट और हाईवेज वाले चैप्टर में समझा चुका। फिर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। मैंने आपको पहले ही बहुत सारे नाम बताए थे पहले वाले चैप्टर में। तो भाई इसमें से आपको देखना है कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो भाई पामलो मणिपुर में बुलाते हैं इसको। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। जी। सर। पेवर बुलाते हैं मध्य प्रदेश में। ट्रू है सर। हाँ जी ट्रू। सर। कुरुबा बुलाते हैं झारखंड में। यस सर ट्रू। पेंडा बुलाते हैं आंध्र प्रदेश में। किसी के यहाँ से खटपट की आवाज आ रही है भाई, थोड़ा सा म्यूट कर लो। पेंडा इन आंध्र प्रदेश। ट्रू है सर। ट्रू। 1 2 3 and 4। Consider the following statements regarding anthracite coal. It is harder and more lustrous than another type of coal. यस। ट्रू। True. Almost True, sir. 50% of world's total coal is anthracite. False. ब्यूटामिनस। बिल्कुल, तकरीबन 5% है, तो ये फॉल्स होगा। पेंसिल्वेनिया एंथ्रासाइट फील्ड लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका। ये भी फॉल्स, तो वन ओनली। Consider the following statement with reference to the irrigation systems in India. Minor irrigation projects have both surface and groundwater as their source. जबकि जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली सरफेस वाटर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स कैसे? सर मेजर भी तो ग्राउंड वाटर को करते ही है सर। खींचते ही है सर, ग्राउंड वाटर खींचते ही है सर। कितनी इंडस्ट्री से खींचती है सर ग्राउंड वाटर भी मेजर में से। देखो, is the source while major and medium projects mostly exploit surface water resources. I'm a bit confused in this. मैं अपने स्कूल की बात करता हूँ सर, मेरे स्कूल में 6 ट्यूबवेल्स थे सर। नहीं नहीं, वो खींचते तो है, एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल, 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 सही है, सही है। माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को यूज करते हैं, जबकि मेजर जो है वो मोस्टली सरफेस वाटर और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरा, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रे और माइक्रो स्प्रिंकलर इरिगेशन या बबलर इरिगेशन जो होता है, बिलोंग टू द फरो इरिगेशन कैटेगरी ऑफ इरिगेशन मेथड्स। True. नहीं, ये आपका लोकलाइज्ड इरिगेशन मेथड को बिलोंग करता है, तो यहाँ पर आपका वन ओनली होगा। सर फर्स्ट वाला ट्रू क्यों होगा सर? फर्स्ट वाला ट्रू क्यों होगा मतलब? मतलब इसका माइनर इरिगेशन मेजर या तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं आपके घर में या फिर सॉरी वो खेत वगैरह में, वहां पर सरफेस वाटर भी यूज किया जाता है और ग्राउंड वाटर ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। जबकि जो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जनरली सरफेस वाटर रिसोर्सेज को ही यूज करते हैं। नदियों को, नहरों को, इन सब का पानी यहाँ पर ज्यादा भेजा जाता है। ठीक हाँ है। जी सर। Which of the following statement is not correct with respect to the features of extensive commercial grain cultivation? कौन सा सही नहीं है? It is practiced in the interior parts of semi-arid lands of mid latitude. बताइए। सही है ये सेमी एरिड जो लैंड्स आई होते हैं वहां पर थिंक प्रैक्टिस किया जाता है कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन को। दूसरा, wheat is the principal crop, though other crops like corn, barley, oats and rye are also grown. True. ये भी ट्रू है। Size of the farm is very large, therefore entire operations of cultivation from plowing to harvesting are mechanized. ट्रू। ये भी सही है। There is a high yield per acre with a high yield per person. False.
हाई यील्ड पर पर्सन लो होगा। लो यील्ड पर एकड़ विद हाई यील्ड पर पर्सन, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, फुटलूज इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन है भाई, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन कंपोनेंट पार्ट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड एनीवेयर। True, sir. True. बिल्कुल सही। फुटलूज इंडस्ट्रीज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन इन द रीजन। नहीं, ये True. जैसे मैंने बताया, ये कहीं भी आराम से रिलोकेट हो सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, तो ये प्रॉपर पॉल्यूशन का सोर्स नहीं है ज्यादा। ठीक है। दिस इंडस्ट्री शुड बी लोकेटेड इन रिमोट एरियाज। False, sir. फॉर ये रेसिडेंशियल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पर रोड्स वगैरह पास होती हैं, वहां पर लोकेट किए जाने चाहिए और किए जा सकते हैं आराम से। फिर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉज एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी भी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाने में, जहां मतलब वहां ज्यादा पॉपुलेशन आ रही है, उसका क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ट्रू सर। True. True, sir. फर्टाइल सॉइल, ट्रू सर। True. जैसे गंगा रीजन हो गया Sir. अपना। Yes. लैंडफॉर्म जो है, True. बिल्कुल सही। अगर लैंडफॉर्म जो है आपका, वो भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर मैदानी इलाके हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सेटल हो सकते हैं, तो वो भी रहेगा। इमिग्रेशन, सॉरी True. एमिग्रेशन नहीं, True, sir. एमिग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से लोग दूसरी जगह जाना। ठीक है, यहां से लोग खाली जिसको करके कहीं और चले गए हैं, तो यहाँ तो पॉपुलेशन कम हो रही है ना भाई। इमिग्रेशन जो होता है उसका मतलब होता है लोगों का आना। ये दोनों मैंने आपको होमोनिम्स के अंडर में बताए थे। ऐसे छोटे मोटी गलतियां ना करें, तो 1, 2 and 3 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मीका। India has a near monopoly in the production of mica, producing more than half of the world's total production. आपको बताना है कौन सा सही है, पहला सही है या गलत है। True, sir. सही है सर। बिल्कुल सही। इन इंडिया राजस्थान हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ मिका। True. आंध्र प्रदेश भाई। Mica has a unique combination of elasticity, toughness, flexibility, and transparency, and therefore is mainly used in the electronic industry. True. ट्रू। बिल्कुल सही। Consider the following statement regarding manganese. It is used for the manufacture of bleaching powder and pesticides. फॉल्स। सही है। Brazil is the world's largest producer of manganese ore. False. कौन सा है फिर? false. कौन सी कंट्री है लीडिंग प्रोड्यूसर? America. साउथ अफ्रीका। जापान इज द South लार्जेस्ट बायर Africa. ऑफ इंडियन मैंगनीज। False. True. सही है भाई, ऐसे ही फॉल्स। Which of the following raw materials are essential for the iron and steel industry beside iron ore and coking coal? आयरन और स्टील इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट्स आपके एसेंशियल हैं, जरूरी हैं, मतलब लगने ही हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा? लाइमस्टोन, True. लगेगा। डोलोमाइट, Dolomite. मैंगनीज, लगेगा। फायर क्ले, ये भी लगेगा। 1, 2, 3 and 4। जो जो क्वेश्चन हमने नोट्स में कवर नहीं किए थे वो यहाँ से कवर होंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको बाहर से आएगी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को उस रिस्पेक्टिव चैप्टर या टॉपिक के साथ में जोड़ के पढ़ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा इसके बारे में गूगल कर लेना, थोड़ा सा और नॉलेज मिल जाएगी। फिर आते हैं नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक फार्मिंग की, टाइप ऑफ फार्मिंग की बात की गई है, उसके बारे में बताना है आपको किस तरह की फार्मिंग है ये। इट्स मेन एम इज टू प्रोड्यूस क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न इनपुट्स टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी एंड टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो। दूसरा, इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन, जहां पॉपुलेशन कम होती है। तीसरा, इट कैन ईदर बी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। सबसिस्टेंस फार्मिंग। हम्म। ये आपकी आती है कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग वाली, कम पॉपुलेशन वाले एरिया में की जाती है भाई ये। ठीक है। और हाँ, सर सबसिस्टेंस फार्मिंग।
सबसे ज्यादा Cumulus फार्मिंग डेंसली 96 पॉपुलेटेड years. एरियाज में करी जाती है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग जो आपकी हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज में नहीं की जा सकती। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉपर। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कॉपर रिसोर्स फॉर इट नीड्स, ट्रू और फॉल्स? True, sir. True. सेल्फ सफिशिएंट है इंडिया? सर आई थिंक फॉल्स होगा। फॉल्स है भाई, इंडिया आयरन और एक्सपोर्ट करता कोल है, और बहुत मैग्नीज। इंपोर्ट करता है इंडिया बहुत ज्यादा, ठीक है। Yes, sir. Copper import हो सर. बिल्कुल, उसको कौन कौन सी कंट्रीज करना पड़ता है? यूएसए से हो गया, कनाडा वगैरह से, यहाँ से मंगाना पड़ता है। दूसरा, इंडिया में द लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट्स आर मेनली लोकेटेड इन उड़ीसा। आई थिंक ये भी फॉल्स ही होना चाहिए। और ये भी फॉल्स है भाई, जो आपका छोटा नागपुर प्लेटू वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ सबसे भी आपका जो है वो मतलब जो झारखंड है, बालाघाट वगैरह है, यहाँ भी आपके कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। तीसरा, माइनिंग कॉपर इज अ कॉस्टली एंड टेडियस अफेयर एज कॉपर ओर कंटेन्स अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ मेटल। यस। दिस इज ट्रू। With reference to the India's solar power energy targets, consider the following statement. India currently ranks second in terms of installed solar power capacity. True. False. False. Fifth आता है India. Since 2011, India's solar sector has grown at a compounded annual growth rate of more than 50%. True. True. India has set a target of achieving a total installed capacity of 300 gigawatt by 2030 under Jawaharlal Nehru National Solar Mission. True, sir. True, sir. बिल्कुल, ये भी ट्रू। So 2 and 3 आएंगे। With reference to the sweet क्रूड ऑयल का एक टाइप होता है स्वीट क्रूड, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है आपको। इट डज नॉट कंटेन सल्फर, ट्रू एंड फॉल्स? ठीक है, इट डज नॉट कंटेन सल्फर स्वीट क्रूड में। नहीं। देखो, आई थिंक होता है सर। आपका जो क्रूड ऑयल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्वीट, एक होता है सॉर। सल्फर कंटेंट के बेसिस पे होता है। अगर इसमें कम सल्फर कंटेंट होता है अराउंड 0.6% के करीब, तो वो आता है आपका स्वीट की कैटेगरी में, और अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर वो आता है सॉर की कैटेगरी में। तो चाहे वो स्वीट हो चाहे वो सॉर हो, उसमें सल्फर कंटेंट रहेगा, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, it requires less energy to be extracted and once extracted yields higher quality gasoline. True. बिल्कुल सही। वेनेजुएला is a leading producer of sweet crude. False. तो फिर कौन सा है? Three only. Put two इराक। only. Which of the following statement is not correct with reference to pulses? दालों की बात की गई है, तो भाई कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? Pulses occupy about more than 1/10 of the total crop area in the country. True or false? True. मतलब ये वैसे ट्रू है लेकिन नॉट करेक्ट नहीं है, ठीक है। दूसरा, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। True, sir. बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। All pulses help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. ट्रू। Yes, sir. True है. नहीं, अरहर की दाल नहीं करती False. ऐसा, सारी नहीं होंगी इसमें फिर, है ना। तो दिस इज नॉट Wrong. करेक्ट। और राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश द मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। करेक्ट। True. ये true है, sir. Which of the following statement is or are correct regarding the Indian tent turtle? Olive ridley turtle की मैंने बात की गई थी, एक बार मैंने आपको बताया था, समझाया था। तो sometimes mentioned in the news recently, Indian tent turtle की बात की गई है। कौन से स्टेटमेंट उसके रिगार्डिंग सही है? ऐसे क्वेश्चंस जनरली आपके क्या होते हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। करंट अफेयर्स में अगर उनका मेंशन आता है तो ये रिस्पेक्टिव जो आपका एरिया होता है, टॉपिक होता है, उसके हिसाब से आ जाते हैं। So it is protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972. True. यस। D होगा सर इसका आंसर। बिल्कुल सही। It is categorized as the least concern on the IUCN Red List. नहीं, sorry, false.
फॉल्स होगा। False. फॉल्स कैसे होगा? लीस्ट सर कंसर्न लीस्ट कंसर्न नहीं है ना? हाँ हाँ, प्रोटेक्शन एक्ट में है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी सबसे लीस्ट है, मतलब इसको इतना ज्यादा इंडेंजर्ड नहीं माना जाता, इतना ज्यादा थ्रेटेंड नहीं माना जाता, इसीलिए इंडियन ये टेंट की ऑलिव रिडली है क्या? नहीं, इंडियन टेंट ऑलिवरेटली नहीं होता, अलग अलग टाइप के होते हैं। मैंने आपको तकरीबन 5 टाइप्स के बारे में बात किया था, नाम उनके सबके याद नहीं है मुझे, लेकिन 5 टाइप के टर्टल्स के बारे में बात किया था, जिसमें से 4 जो हैं वो इंडियन बीचेस पर आकर क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्या नाम है, संख्या में नेस्टिंग करते हैं। थर्ड इज इट इज फाउंड ओनली इन नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। फॉल्स। सर आई बिल्कुल। थिंक उड़ीसा में भी है। ये क्या बोलते हैं, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मतलब बहुत सारी जगह वहां पर पाए जाते हैं। सो दिस इज फॉल्स, 1 and 2 ओनली। Considering the northernmost point of each of the following state, arrange them from north to south. northernmost point को देख के हमें बताना है कि भाई नॉर्थ से लेके साउथ तक उनको अरेंज करना है। तो ये सबसे पहला कौन सा आएगा? राजस्थान सर। राजस्थान। दूसरा? एमपी। गुजरात। गुजरात सर। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात की गई मध्य है, मध्य प्रदेश नहीं आएगा? एमपी। प्रदेश। हाँ सर, हाँ सर, फिर एमपी, यस सर, यस सर। फिर गुजरात एंड गुजरात उड़ीसा। आएगा, फिर उड़ीसा फिर आएगा। उड़ी Consider the following statements with regard to plantation farming. Which type of agriculture is best developed in steppes, prairies, and pampas? सर आई थिंक ये इनकरेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब क्यों? से तो। क्यों? सर क्योंकि प्लांटेशन तो सेमी एरिड में होगा ना, लैटेराइट सॉइल पे। स्टेपीज प्रेरीज तो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, यहाँ तो कल्टीवेशन होगी। बिल्कुल। स्टेपीज, प्रेरीज, जो पंपास होते हैं, उसमें कमर्शियल जो ग्रेन कल्टीवेशन होता है वो आपका क्या बोलते हैं, पाया जाता है। तो दिस इज फॉल्स। फिर फजेंडास आर लार्ज कॉफी प्लांटेशंस इन ब्राजील। ट्रू। हाँ बिल्कुल सही है, यूरोपियंस जनरली इसको मैनेज करते हैं आज भी। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मल्टीपल प्लांटेशन क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सेम एरिया। फॉल्स। फॉल्स, मल्टीपल नहीं होती भाई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। तो भाई नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1971 में उन्होंने कंट्री को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्लासिफाई किया। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों? गलत क्या है ये भी पता होना चाहिए भाई, नहीं तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग वाले चांसेस रहते हैं। तो नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने 1971 में 15 नहीं 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की थी। नेक्स्ट, division of the country into 15 broad agro-climatic zones where the 7th planning commission is based on physiography and climate. True or false? ट्रू। बिल्कुल सही। इसको बाद में रिवाइज करके 15 ब्रॉड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की बात की गई थी बाय 7th प्लानिंग कमीशन। तो दिस इज ट्रू, तो इसमें आएगा 2 ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल्स? नॉन फेरस, कॉपर है या नहीं? बॉक्साइट? बॉक्साइट भी नॉन फेरस में आता है। उसके बाद मीका, मीका में थोड़ी नहीं। फेरस प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आती हैं थोड़ी बहुत। ठीक है। कोबाल्ट, हाँ सर, यस। कोबाल्ट नॉन फेरस और ग्रेफाइट में आ जाती है। Which of the following energy resources are considered commercial and non-conventional energy resource sources? कमर्शियल और नॉन कन्वेंशनल की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? सर, विंड कौन और सा? नेचुरल गैस। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बीच का डिफरेंशिएशन मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा। कन्वेंशनल जो आपके कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस गैस वगैरह हो गया, है ना। और नॉन यस सर। कन्वेंशनल में आप कहते हैं सोलर, विंड, टाइडल, एटॉमिक एनर्जी, थ्री ये सब। फोर
है ना? सर तो विंड भाई तो होगा, क्या सोलर। होगा इसमें? 3 एंड 4 यस सर। 3 4। नॉट बिल्कुल, विंड एंड सोलर पावर। सर सोलर पावर कमर्शियल में ब्रॉडली यूज तो नहीं होता ना? कितना तो होता है भाई, कितना ज्यादा तो बढ़ रहा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बनाया है, जिसको इंडिया लीड कर रहा है, वो इसी यस के सर। लिए तो है यार। हाँ हाँ। मैंने आपको कल ही बताया था, उसमें एक करंट अफेयर्स था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लस जो एविएशन क्या था, एक ग्रुप है, उनके बीच का जो एक एमओयू साइन हुआ था, उसके बारे में। ये- जी सर। Which of the following statement is not correct with reference to the coal reserves and their production in India? Coal reserves और उनके प्रोडक्शन के बारे में बातें पूछी गई हैं। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? In India, anthracite type of coal is found only in Jammu and Kashmir. फॉल्स। False. आई थिंक सर ये ट्रू हो सकता है। जम्मू कश्मीर Not में तो correct. सारे ही टाइप के कोल है। ओनली जम्मू कश्मीर में का आंसर ओनली बोला ना? हाँ, only बोला है। हम्म, बिल्कुल। ये बेसिकली आपका सही है, इट इज करेक्ट। जो एंथ्रासाइट टाइप का हम्म, कोल है, वो जम्मू कश्मीर एरिया में ही पाया जाता है। दूसरा, बाकी तो झरिया। बिटुमिनस मिलता है। झरिया इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, फॉलोड बाय रानीगंज। ट्रू सर। बिल्कुल, सर ये भी बेला करेक्ट। डीला नहीं होगा? क्या? सर झरिया बैलेडिला? कैसे है? बेला डीला होगा ना? बैलेडिला कैसे होगा? झरिया है, उसके बाद में रानीगंज है। ये झारखंड बंगाल जो आपका पूरा कोल बेल्ट आता है, यहाँ पर होता है। सर ये मैंने रानीगंज कहाँ पर? झारखंड वाला? ये मतलब झारखंड में है झारखंड ना? और झारखंड वेस्ट बंगाल एरिया वाला आता है। ठीक है। अच्छा। Next is, in India, about 80% of the coal deposits in India is of bituminous type and is of non-coking grade. ये भी आपका करेक्ट है। In India, coal occurs in only one rock series of geological age, namely Gondwana. True or false? अब लास्ट ऑप्शन है तो false ही होगा। लेकिन फॉल्स। क्या बोलते हैं इसमें, अ, हाँ, गोंडवाना के साथ साथ इसमें टर्शियरी डिपॉजिट्स हैं, जो टर्शियरी रॉक सीरीज है, उसमें भी पाया जाता है। सो दिस इज नॉट करेक्ट। Consider the following statements. Crude petroleum occurs in sedimentary rocks of the tertiary period. फॉल्स। सही सही है। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वही तो होता है ये। और फिर दूसरा, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज अ ड्रिलिंग मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट पेट्रोलियम फ्रॉम डीप इन द अर्थ। फॉल्स। ये भी सही है भाई, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग ट्रू। यही होता है। फिर ईस्टर्न फ्रैक्चरिंग। ऑफशोर जो रीजन है, ईस्टर्न ऑफशोर रीजन की बात कर रहे हैं, हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ एस्टिमेटेड क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स? ईस्टर्न नहीं है तो कहाँ होता है? सिंपल है ना, वेस्टर्न भाई यार, बॉम्बे हाई, वसेन ओल्ड ऑयल फील्ड्स वगैरह, ये सब आपके वेस्टर्न ऑफशोर रीजन में आते हैं। Consider the following statement with regard to millets grown in India. सबसे पहला, राजस्थान is the major producer of ज्वार in the country. ट्रू। ट्रू। बाजरा। महाराष्ट्र भाई। ज्वार can be grown in both kharif and rabi crops. फॉल्स। True. ट्रू। Bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. ट्रू। यस। बिल्कुल सही। 2 and 3 only. Consider the following statements regarding the geomagnetic storm (GMS), जिसके बारे में आपको बताया था। It is a disturbance in the Earth's magnetosphere. यस। यस सर। ट्रू बिल्कुल सर। सही। It is categorized based on the intensity of solar flares. ये भी ठीक है सर। ट्रू है सर। नहीं, इसके लिए एक दूसरी चीज होती है जिसको कहा जाता है डिस्टरबेंस एंड स्टॉर्म टाइम। ये एक इंडेक्स होता है, इसके बेसिस पे इसकी कैटेगरी
डिटरमाइन की जाती है। पर सर ये जो मैग्नेटोस्फीयर में हिट कर दिया तो सोलर फ्लेयर्स हिट कर दिया ना सर। सोलर फ्लेयर्स भी करते हैं, और एक और मैंने आपको टर्म बताया था, क्या बोलते हैं उनको, क्या कहा ऑरोरा जाता है? जिससे वो नहीं, बनता है। नहीं, वो तो अरोरा फिनोमेना होता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो कोरोनल फ्लेयर्स भी निकलते हैं ना, कोरोना मैंने आपको बताया था, ये भी एक मेजर क्या बोलते हैं फैक्टर है, जिसकी वजह से आपका जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ सोलर फ्लेयर्स अकेला नहीं है, कोरोनल वाला जो फैक्टर है वो भी इसमें इक्वली रोल प्ले करता है। कोरोनल मास एजेक्शंस कहते हैं, हाँ से, CME। ठीक है, तो इट इज वन ओनली। विथ रेफरेंस टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन कौन से स्टील प्लांट का आयरन सोर्स क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो राउरकेला स्टील प्लांट, नोवा मुंडी माइन प्लांट से आयरन आता है यहाँ पे। सही या गलत? आई थिंक ट्रू है। नहीं, यहाँ पर आपका आता है झरिया से, मेनली झरिया से आता है, उसके साथ साथ सुंदरगढ़ और केंदुझार से भी आता है। दूसरा, भिलाई स्टील प्लांट दिल्ली राजहारा माइन से आता है। ट्रू फॉल। नहीं, ट्रू ये तो ट्रू है भाई। तीसरा, दुर्गापुर स्टील, सुंदरगढ़ एंड प्लांट एंड केंदुझर माइन, यहाँ से आता है। फॉल। फॉल्स, फिर उल्टी से कहाँ से फॉल्स आता आता है। है? सर। यहाँ सही है बेसिकली ना सर। आपका आता है नोवा मुंडी माइन प्लांट्स, सो दिस इज आल्सो फॉल्स। तो टू ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द वाटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। जो वाटर होता है लगून्स का, बैक वाटर्स का, इज जनरली ब्रैकिश एंड नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। ट्रू। यस। ट्रू सर। देखो, इसका आधा पार्ट सही है, आधा गलत है। जो लगून्स और बैकवाटर्स में पानी आता जाता रहता है करंट्स के हिसाब से, तो जनरली वो थोड़ा खारा होता है। लेकिन यहाँ पर भी इरिगेशन होता है, यहाँ पर नारियल उगाए जाते हैं, यहाँ पर चावल वगैरह भी उगाए जाते हैं। दूसरा, तो दिस इज क्या कहेंगे इसको? सर कुछ लगून्स तो रिवर से भी होता है ना, तो वो तो फ्रेश वाटर ही रहता है। हाँ हाँ, लेकिन वहाँ और पे सर ब्रैकिश वाटर वेट होते हैं। वाटर तो सारे वहाँ पर सलाइन ब्रैकिश वाटर। वाटर वहाँ पे भी होता है, तो ये बेसिकली फॉल्स होगा। दूसरा, शेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन सरफेस वाटर यूटिलाइजेशन इज मोर देन द शेयर ऑफ द डोमेस्टिक सेक्टर इन इट। ये तो ट्रू है सर। ये कहाँ पे ट्रू? इंडस्ट्रियल सेक्टर तो ज्यादा वाटर यूटिलाइज करेगा ना। अभी तो यही इंडस्ट्रियल तो पॉइंट सेक्टर पीछे सिर्फ आया था दो सर। परसेंट यूज करता है भाई, सरफेस वाटर। अच्छा ओवरऑल ओके सर। ठीक है, और ग्राउंड वाटर करता है 5%। सर अभी यही तो पॉइंट पीछे आया था सर कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं जो मेल वाले होते हाँ, हैं तो सुन या तो लो, जो। हाँ डोमेस्टिक सर। सेक्टर कितना करता है पता है? ये सर ओवरऑल फिगर जाता होगा हाँ सर। 9%। ओके ओके सर। ठीक है, कंपैरिजन। तो ये भी आपका नीदर वन नॉर टू। इंडस्ट्रियल सेक्टर देखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन आप देखो ना, इंडस्ट्रीज कितने कम एरियाज में सेटल्ड हैं। आप डोमेस्टिक एरियाज देख लो ना, आप डोमेस्टिक एरियाज में कितना ज्यादा सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन होता है, कितना ज्यादा डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर में। इंडस्ट्रीज में तो उसका ना के बराबर ही होता है। सर आपने यहाँ पे बोला सर कि 5% ग्राउंड वाटर यूज करता है सर। तो मतलब आइडियली तो ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर सर, क्यूमुलेटिवली, हम्म, है ना सर। 5% ग्राउंड वाटर नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर, मतलब डायरेक्ट सोर्स के थ्रू नहीं है। 2% है ग्राउंड वाटर। हाँ, तो एग्रीकल्चर तो करेगा ना, एग्रीकल्चर के पास जमीन भी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, सरफेस वाटर वो ग्राउंड चलो, वाटर। अरेंज द फॉलोइंग आयरन ओर्स माइंस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में आपको अरेंज करना है। तो भाई सबसे पहले कौन सी आती है? नॉर्थ से साउथ की बात की गई है, सबसे पहले आती है आपकी दुर्ग। दुर्ग। मयूरभंज। बिहारी। उसके बाद सर नॉर्थ से साउथ तो कोर्ट के फिर अच्छा हाँ ओके ओके ठीक है सर। दुर्ग। दुर्ग। 2413। बिल्कुल, फिर आती है बेललडेला, और फिर आती है आपकी बल्लारी। नेक्स्ट,
Consider the following statement with regards to the maize production in India. Maize cultivation is concentrated only in central and northern parts of India. True, sir. नहीं भाई, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ सब भी, मतलब इन सब एरियाज में होता है। तो सिर्फ सेंट्रल और नदर्न पार्ट्स में ये लोकेटेड नहीं है। मेज ग्रोस वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल्स। ये ट्रू है सर। ये तो ट्रू है। Which of the following statement is or are correct with reference to manganese? It is an important raw material for the smelting of iron ore. True. True. Manganese deposits are found only in the Dharwad system of geological formations. False. सब तरह की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में पाया जाता है, लेकिन मेनली एसोसिएटेड रहता है धारवाड़, लेकिन ओनली इसमें हम यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये फॉल्स है। सुंदरगढ़ एंड कालाहांडी आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ मैंगनीज लोकेटेड इन कर्नाटका। Sir, false, Odisha. बिल्कुल, वन ओनली। Consider the following statement regarding the sunflower production in India. Its contribution to Indian oilseed production is less than 5%. False. सही है भाई। It is grown in Kharif and Rabi seasons across the country. ये भी सही है। महाराष्ट्र इज द हाईएस्ट सनफ्लावर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। फॉल्स सर। कौन सा है फिर? हाँ, कर्नाटका। यस सर। ऐसे कितनों का याद रखना पड़ेगा सर? सनफ्लावर ऑयल, सबका याद ऑलिव रखना ऑयल, पड़ेगा, ये ऑयल, सबका वो ऑयल, देखना कितनों का पड़ेगा। याद रखना पड़ेगा सर? जो पढ़ाया है करण, सबका करना पड़ेगा। तुम याद नहीं रखोगे, कोई और याद रखेगा, समझ लो। ठीक है, जी सर। कोई और मेहनत करेगा, पक्का करेगा भाई, तुम करो ना करो, सीधी सी बात है। तुम्हें परेशानी नहीं। लगेगी, लेकिन दूसरे बंदे को एग्जाम निकालना है किसी भी कीमत पे, वो करेगा और करेगी। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, एज डिपेंडेंसी जो रेशियो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द रेशियो ऑफ डिपेंडेंस ऑफ विच एज ग्रुप? कौन से एज ग्रुप को एज डिपेंडेंसी रेशियो में हम कंसिडर करते हैं? सर सी। क्या? C. सी सर। People जी। younger than 18 or older than 59 to the पीपल working यंगर age. देन 15 और ओल्डर देन 59 जो होते हैं वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में नहीं आते, तो वो ही आपके बेसिकली डिपेंडेंट्स में काउंट किए जाते हैं। ओके सर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सेंचुरी की बात की गई है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, कौन से करेक्टली मैच्ड है? बखीरा वाइल्ड लाइफ उत्तर प्रदेश सेंचुरी है। नो सर। ट्रू है भाई। वेदांतंगल केरला में है। यस सर। तमिलनाडु में है यार, ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। खिजिडिया वाइल्ड लाइफ गुजरात सेंचुरी। ट्रू। ट्रू, 1 and 3 ओनली। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर सिचुएटेड है? रिहंद डैम बेतवा पर है। सोन पे। Yes. ये रिहंद पे ही है Betwa. यार, गोविंद वल्लभ सागर पंत बोलते हैं इसको। करेक्टली मैच नहीं है। सलाल डैम और चेनाब। जी सर। Yes. मैटूर डैम कावेरी। कल ही इसके बारे में एक क्वेश्चन था। यस सर। मेथड। यस सर। इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था? हमने किसकी बात की थी? कैटफिश, मछली जो भी है हाँ, सर। कैटफिश की बात की थी। हीराकुद डैम महानदी। हाँ सर। ट्रू। ट्रू। Hmm. 2, 3 and 4 only. Consider the following statement with reference to atomic minerals. Uranium is not found in hilly areas of India. False. फॉल्स। ये आपके राजस्थान में भी पाया जाता है, महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, इसके साथ साथ हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पे भी पाया जाता है। दिस इज फॉल्स। थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलिनमाइट इन द बीच सैंड्स अलोंग द कोस्ट ऑफ कर्नाटक। True. True. ट्रू। मेरे ख्याल से तो नहीं है।
ये सर वो ये सैंड को ये आपके तभी तो ईस्टर्न सैंड का वहाँ पे चोरी होता है बहुत ज्यादा, ये क्योंकि आपके थोरियम जो ऐसे अवेलेबल है। ये जो आपके ईस्टर्न कोस्ट होते हैं इसके साथ साथ जो आपके क्या कहते हैं उन्हें, केरला साइड है वहां पे भी मिलता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सम यूरेनियम इज फाउंड इन द कॉपर माइंस ऑफ उदयपुर इन राजस्थान। ट्रू। ट्रू। ट्रू, थ्री ओनली। फिर नेक्स्ट, conservation is the best defined as the कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, एक टर्म है ये, काफी जनरली यूज की जा रही है आजकल। कंजर्वेशन का मतलब होता है अर्बन डेवलपमेंट पर मर्जिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सेपरेट टाउन्स। दो छोटे छोटे शहर हैं उनको आपस में मिला के एक बड़ा शहर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ओके। Cetaceans are often referred to as sentinels of ocean health. In this context, which of the following is are classified as cetaceans? एक वर्ड आया था डुगोंग, है ना, इनके बारे में कल भी बताया था। उससे पहले वाले करंट अफेयर्स है वो भी उसमें मैंने बताया था, उसमें मैंने कैटाशियंस के बारे में बताया था कि कौन कौन कैटाशियंस की कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो भाई इसमें से कौन कौन है? टू ओनली। टू ओनली, वेल्स, बिल्कुल सही, वेल्स, डुगोंग वगैरह ये सब कैटाशियंस की कैटेगरी में आती है। Arrange the following states in decreasing order of cultivable areas affected by soil erosion. यूपी डिक्रीजिंग ऑर्डर। बी। नहीं नहीं, एक सेकंड, सॉरी। सबसे पहले इसमें आएगा उत्तर प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, बैडलैंड टोपोग्राफी की वजह से, फिर आता है आपका महाराष्ट्र, और फिर वन आता थ्री है फोर टू आपका कर्नाटक। तो इसका क्या होगा आपका? वन थ्री वन फोर। थ्री फोर टू In the context of Indian culture, consider the following statement regarding Shumang Leela. शुमंग लीला के बारे में बात की गई है। ये एक ट्रेडिशनल थिएटर आर्ट है वेस्ट बंगाल से। नाम से तो लग रहा है सर। मणिपुर की है भाई। इट इज परफॉर्म ओनली बाय फीमेल आर्टिस्ट। ट्रू सर। नहीं भाई, मेल आर्टिस्ट के द्वारा भी परफॉर्म की जाती है। जनरली क्या बोलते हैं, फीमेल आर्टिस्ट के जो भी रोल्स होते हैं वो मेल आर्टिस्ट के थ्रू के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन कई कई ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ फीमेल ओनली के होते हैं, वहां पर मेल आर्टिस्ट का जो रोल है वो भी फीमेल करती है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। सर ये करंट अफेयर्स का पार्ट है सर? ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट है, ये आपका बायोज्योग्राफी का भी पार्ट है। ओके सर। Which of the following statement best describes the concept of biodrainage? तो भाई बायोड्रेनेज होता है पंपिंग ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर व डीप रूटेड वेजिटेशन थ्रू अबाउट ट्रांसपिरेशन, इसी को कहते हैं भाई बायोड्रेनेज। नेक्स्ट, माउंटेन्स और उनकी हाईएस्ट पीक करेक्टली मैच्ड है कि नहीं देखना है आपको। एटलस, टोबकल, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। सही। एल्प्स, माउंट एल्ब्रस? ट्रू। फॉल्स, इसमें है आपकी माउंट माउंट ब्लैंक ब्लैंक। आई गेस सर। तीसरा एंडीज, ओजस डेल सलादो। ये तो वॉल्केनो है सर। बिल्कुल ये वॉल्केनो है, तो ये भी गलत है, लेकिन हाईएस्ट कौन सी है? आइए सैंडीज की वो है सर, एल्ब्रस शायद। अरे यार, ए सी ओ कौन का गोवा? एन जी ए, कौन का गोवा? ऐसे टाइप से कुछ नाम लगता। कौन का अकोन गोवा? गुआ, सॉरी, हाँ, अकोन गुआ, माउंट अकोन गुआ। ठीक है, तो इसमें होगा वन ओनली। With reference to the electronics manufacturing industry in India, consider the following statement. The electronics manufacturing industry in India is valued at more than $100 billion.
True, sir. Possible. False. Electronic exports from India are valued at more than $10 billion. True, sir. Export. ठीक है, ये तकरीबन True, आपका sir. कितना है? ये आपका 16% के करीब है, सॉरी $16 बिलियन के करीब है, तो मतलब मोर देन $10 बिलियन। और ये $100 बिलियन नहीं है, ये आपका है अराउंड $75 to $76 बिलियन। फिर तीसरा, मोबाइल फोन्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। ये भी सही है। True. Consider the following statements regarding the sudden stratospheric warming. It is caused by cold sinking air in the stratosphere. इसमें जनरली क्या होता है कि जो कोल्ड एयर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में थोड़ा नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक हीटिंग। ये वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर भी कई बार टेम्परेचर हो जाता है, तो इसी को कहा जाता है सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। तो ये आपका ट्रू है, ठीक है, ये टर्म अच्छे से याद रखना। दूसरा, ये एक नेचुरल फ्लक्चुएशन है हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो सदन भी नहीं होगा क्या? सदर्न भी हुआ, मतलब नॉर्मली ये नॉर्दर्न में होता है, लेकिन सदर्न भी में भी ऑब्जर्व किए गए हैं, तो ये आपका फॉल्स होगा। फिर नेक्स्ट, लाइटनिंग, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइटनिंग इज मेनली एसोसिएटेड विद कन्वेक्टिव क्लाउड्स। ट्रू लग रहा है सर, मेनली तो बिल्कुल कनेक्टिव क्लाउड सही। से ही होती है सर। लाइटनिंग इज द मेन फीचर ऑफ द एक्टिव फेज ऑफ मानसून सीजन। एक्टिव फेज की बात की False. गई है, सिर्फ ऐसा नहीं होता, जो आपके ब्रेक्स होते Main हैं, feature नहीं होगा, sir. हाँ, जो ब्रेक्स होते हैं उनमें भी होता है, तो दिस इज फॉल्स। With reference to the course of a river, consider the following statements. Rapids, cataracts and waterfalls, ये आपके जो रिवर के लैंडफॉर्म्स थे, जो मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था, कैन अकर एट एनी पार्ट ऑफ द रिवर कोर्स। यंग False, यंग sir. फेज ओनली। अर्ली। क्या है मम्मी? अर्ली यंग फेज। नहीं, यंग फेज वगैरह की बात नहीं, हमने 3 जो लैंडफॉर्म्स पढ़े थे मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले अपर, उसके बाद में आता है मिडिल, और उसके बाद में आता है लोअर। अगर हम उनके टर्म में बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए। फॉल्स। फॉल्स False होगा है। सर, किसी भी पार्ट में नहीं होगा ना। अपर में होगा। वही सर, इनिशियल में होगा। एक सेकेंड, रैपिड्स, कैटरैक्ट्स एंड लैंडफॉर्म्स, इसका बेसिकली मेरे ख्याल से अपर ही होना चाहिए। अपर है। हाँ, अपर होगा। दूसरा, अ रिवर रिजुविनेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ लैंड और अ राइज इन सी लेवल। ट्रू। क्या? ट्रू। ये डिप्रेशन की वजह से नहीं होगा, जब एरिया ऊपर की तरफ उठता है ये तब होता है, तो ये भी आपका गलत है, तो नीदर वन नॉट टू। डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, हिल्स और जो रेंज है कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं। तो सबसे पहले लुशई बिलोंग्स टू नागालैंड। फॉल्स। जो लुशई है, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, इनका नाम है मीजो हिल्स। ये आपके मिजो हिल, क्या बोलते हैं, मिजोरम ब्लू और, माउंटेन्स, मिजोरम। हाँ, ब्लू माउंटेन्स बोलते हैं इनको, मणिपुर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इनको ब्लू माउंटेन्स कहा जाता है। और ये पटकई हिल रेंज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ये आपके करेक्टली मैच्ड नहीं है। दूसरा, डाफला। फॉल्स, अरुणाचल प्रदेश। डाफला अरुणाचल प्रदेश। यस। प्लस, मेरी और मिश्मी पटकाई वो अरुणाचल प्रदेश ही तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल, और असम, तो ये भी फॉल्स है। तीसरा, यस सर। बरेल अरुणाचल प्रदेश। ट्रू।
आसाम में भी है थोड़ा, बट पता नहीं। ये आपका अरुणाचल इसमें में है सर। नागालैंड भी, इसमें फॉल्स होना चाहिए। नागालैंड भी आ जाता है, मणिपुर भी आ जाता है, असम भी आ जाता है, आसाम और भी आ जाता है। मेघालय भी आ जाता है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स, तो नन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट एन इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटीरियर को लेके कुछ डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, तो उसमें से इनडायरेक्ट सोर्सेज कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक इरप्शन आपके डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में आते हैं, क्योंकि जो भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लावा बाहर निकल के आता है, उसके सैंपल्स कलेक्ट करके आप डायरेक्ट उनको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन मीटियोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटी, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और सीस्मिक एक्टिविटी, ये जनरली आपके इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। हाँ, उसमें आते हैं। ठीक है, तो इसका होगा 2, 3, 4 and 5। Which of the following statements is correct regarding glacial landforms? The Mount Everest is a horn formed by headward erosion of a glacier. आई थिंक ट्रू होगा। ये बिल्कुल सही है। बाकी द क्लस्टर ऑफ क्रैग एंड टेल इन द ग्लेशियल वैली इज वाइडली नोन एज बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी। नहीं। एस्कर्स ऑफ बाउल्डर्स ट्रांसपोर्टेड बाय आइस। एस्कर्स। नहीं। कैल्साइट पिलर इज अ कॉमन फीचर ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म। ये भी आपका सही नहीं है। ऑल्सो। और यहाँ पर आपका जो है QS2 खत्म हो चुका है। तो अभी हमने अराउंड आई गेस सो 200 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं, और भी आपके जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आएंगे। तो आई बिलीव अभी तक आप लोग को आइडिया लग गया होगा काफी अच्छे तरीके से कि किस तरह की जो नॉलेज है जो हमसे डिमांड की जा रही है यूपीएससी के थ्रू। यूपीएससी कम में समझौता नहीं करेगा भाई। यूपीएससी मतलब मैं दूसरों को प्लेटल नहीं करना चाहता, एसएससी या फिर दूसरे एफकेट वालों को, लेकिन मैं एक डिस्टिंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो आपको आइडिया लगे। और आप ये ना सोचें कि भाई सीडीएस की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हो, उसका जीके करोगे तो सीडीएस भी हो जाएगा, एनडीए भी हो जाएगा, या फिर आप एफकेट का जीके कर रहे हो उससे आपका ये निकल जाएगा। नहीं होगा भाई। एफकेट में सरफेस नॉलेज चाहिए होती है, एफकेट में इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट आपके एफकेट में नहीं पूछे जाएंगे। जिसने जियोमॉर्फोलॉजी को थोड़ा ढंग से पढ़ा होगा उसको ही ये समझ में आएगा, और एफकेट में जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह नहीं आती। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे एक तरीके की ढंग की नॉलेज एक्सपेक्ट करता है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप रैंडमली गैस वर्क नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट ऐसे है ही नहीं कि आप रैंडमली इनको गैस वर्क करो। ये स्टेटमेंट ऐसे हैं जिन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। और ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। आप एग्जाम इतनी इजीली क्लियर नहीं कर सकते। एफकेट में 35K से लेके 40K के बीच में स्टूडेंट्स हैं वो क्लियर करते हैं। एक बार में 400-500 स्टूडेंट रिपोर्ट करते हैं। लेकिन सीडीएस में ऐसा नहीं है। 6500 समथिंग जो है उतने ही बच्चे सिर्फ एग्जाम क्लियर करते हैं, और सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट देते हैं। जितने एफकेट देते हैं उतने सीडीएस भी देते हैं, वही 4, 5, 6 लाख। लेकिन कितने क्लियर करते हैं? सिर्फ 6500 क्लियर करते हैं भाई। तो आप एक बार में कितने बच्चे आए? मैक्सिमम 100 आए या 150 आए, उससे ज्यादा नहीं। कम में तो 40, 50, 50, 60 भी बुलाए जाते हैं। तो एक डिफरेंस है, और सेम चीज आपकी एनडीए में भी होती है। डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए ही आपको जो इज्जत दी जाती है जब आप सेंटर पहुंचते हो, एक अलग लेवल की इज्जत दी जाती है वहां पे। बिलीव मी, अगर आप सीडीएस एंट्री से जाते हो अलग लेवल की इज्जत मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन बंदों ने एक्चुअली में पढ़ाई की है। ठीक है, अगेन एफकेट या किसी और एग्जाम को मैं बिलिटिल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबको पता है कि एफकेट या बाकी एग्जाम में इतना ज्यादा पढ़ाई का लेवल नहीं चाहिए होता है। सीडीएस में हालांकि बहुत ज्यादा चाहिए होता है। आपके जो जीडीज होते हैं उनका लेवल अलग होता है। जब सबके पास इस तरह की नॉलेज होगी, या जब सब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, तो यू कैन इमेजिन कि भाई उनके पास नॉलेज है, उन्होंने चीजें पढ़ी हैं, तभी वो एग्जाम क्लियर कर पा रहे हैं। नॉलेज नहीं होगी, नहीं पढ़ेंगे, ये एग्जाम गैस वर्क के बेसिस पे आप नहीं कर सकते। मैंने अपना जो पहला अटेम्प्ट दिया था सीडीएस का, जो मेरा सेकेंड ईयर में था, वो प्योर गैस वर्क के ऊपर था। ठीक है, प्रिपरेशन की नहीं थी, सिर्फ एक प्रैक्टिस अटेम्प्ट के तौर पे देने गया था। एनडीए फकअप कर लिए थे इसीलिए। एंड बिलीव मी, बहुत सारा गैस वर्क किया था, कुछ नहीं उखड़ा, कुछ नहीं निकला। आप उस टाइम पे सोचोगे कि भाई हाँ यार मैं बढ़िया करके आया हूं, लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा।
पढ़ोगे तभी निकलेगा वो। मैंने पढ़ा था, मेरा निकला, जो लोग पढ़ते हैं उनका निकलता है, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनका नहीं निकलेगा। सीधी सी बात। गॉट इट?